तो उपचुनाव के रुझान आने शुरू हो चुके हैं और इन रुझानों में बीजेपी 3 सीटों पर आगे दिख रही है, जबकि समाजवादी पार्टी भी 3 सीटों पर आगे नजर आ रही है। ये शुरुआती रुझान है। अभी शुरुआती राउंड की गिनती हो रही है। देवरिया सदर से बीजेपी के सत्यप्रकाश त्रिपाठी आगे हैं, मल्हनी से समाजवादी पार्टी के लकी यादव आगे हैं, टुंडला से बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, वहीं उन्नाव से भी बीजेपी के श्रीकांत कटियार आगे चल रहे हैं, अमरोहा से एसपी के जावेद आब्दी आगे चल रहे हैं। उपचुनाव में बीजेपी को बढ़त। शुरुआती रुझान में बीजेपी 4 सीटों पर आगे हो गई है। समाजवादी पार्टी को 3 सीटों पर बढ़त है। 4 सीटों पर बीजेपी और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। उपचुनाव में 7 सीटों के रुझान आने शुरू हो चुके हैं। बीजेपी 4, समाजवादी पार्टी 3। अशोक पांडे जी, 4 और 3 बढ़त दिखती जरूर है, लेकिन अगर पिछले बार के चुनाव के नतीजों से अगर इसकी तुलना करें तो ये बढ़त नहीं बल्कि ये तो नुकसान है। मनीष परियार जी भी चुनाव लड़ रहे हैं और मनीष परियार जी पिछले 6 सालों से ग्राउंड पे करके। देखिए, आपको बता दें कि अभी प्रथम चरण में इस तरह का दिखाई देता है, लेकिन मेरा ये मानना है उत्तर प्रदेश की जनता निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के प्रति आज भी आशावान है, उस पर विश्वास करती है। इसलिए हमें 7 की 7 सीटें निश्चित तौर पे मिलेंगी। अभी तो मतगणना प्रारंभ हुई है। निश्चित है कि अंत जब होगा तो भारतीय जनता पार्टी का कमल ही खिलेगा। जी, अब्दुल हफीज गाजी साहब, अच्छी खबर, 3 सीटों पर आप लोग आगे चल रहे हैं, क्या कहेंगे? ये मैं समझता हूँ कि अभी जैसे कहा है ये शुरुआती आंकड़े हैं, लेकिन अगर हमारे पक्ष में रिजल्ट आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे पास पहले 1 सीट थी, तो अगर और भी सीटों पर हम कब्जा करते हैं तो ये कहीं ना कहीं सरकार की विफलता दिखाता है। जी, लल्लू साहब, आप लोगों ने मेहनत तो जरूर की, लेकिन नतीजे जो हैं, ये जनता की जो तरफ से फीडबैक आ रहा है उसमें कुछ खास आप लोगों के लिए फायदा दिख नहीं रहा है। देखिए, ये कहना अभी जल्दीबाजी होगी। अभी तो गिनती प्रथम राउंड की शुरू हुई है। अभी थोड़ा इंतजार करिए। अभी आने वाला समय काफ़ी अच्छा होगा और आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा। हमें भरोसा और विश्वास है कि हम चुनाव में अच्छा लड़े हैं और हम अच्छा करेंगे, ये हमें भरोसा है। चलिए, अच्छा करने की उम्मीद है। लखेड़ा साहब, अगर बात की जाए यहाँ पर तो समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर जो है बाकी विपक्षी पार्टियों पर एज लेती नजर आ रही है, यहाँ कांटे की टक्कर देती दिख रही है बीजेपी को। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो चौकोर मुकाबला हो रहा है, कांग्रेस भी मैदान में, पहली बार इतनी गंभीरता से बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी मैदान में है। उसने भी, कांग्रेस पार्टी ने भी कोशिश की है कि जो जीतने लायक या अच्छी बढ़त अच्छे वोट खींचने वाले उम्मीदवार हैं उनको खड़ा किया जाए। जैसे बंगराव मऊ में इन्होंने कुलदीप सेंगर वाली जो सीट खाली हुई थी उस पर उन्होंने मिसेज वाजपेयी को खड़ा किया है और आरती वाजपेयी को खड़ा किया। ओबीसी सीट है वो, उस पर ओबीसी उम्मीदवार वोटर ज्यादा है, मुस्लिम उम्मीदवार वोटर ज्यादा है। वहां पर अगर आप ब्राह्मण को उतारते हैं तो ऐसे में ये कोई बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं कही जाएगी। तो नहीं, देखिए, उनके पास उन्होंने जो मिसेज दीक्षित को उन्होंने मैदान में उतारा है, तो वो निश्चित रूप से वो आरती वाजपेयी को मैदान में उतारा है। तो वो दीक्षित साहब जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे उत्तर प्रदेश के, उनकी बहू वो हैं और मुझे लगता है कि इससे एक संकेत कांग्रेस पार्टी देने की कोशिश करेगी कि उत्तर प्रदेश में भी वो फाइट में भी है। लेकिन बाकी जो सीटों पर ये हो रहा है, देखिए, बहुत सारे फैक्टर काम करेंगे। उम्मीदवार की क्या क्रेडिबिलिटी है, जातीय समीकरण क्या है, जो आमतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में और दूसरे प्रदेशों में होता है। और इसी तरह से मुझे लग रहा है कि राजनीतिक पार्टियां जो भी दावे करें, अल्टीमेटली वो जातीय समीकरणों पर ही वो कैलकुलेशन करते हैं कि जातीय समीकरण किस जाति का वोट हमारे साथ है, किस जाति का वोट हमारे साथ नहीं है, और उसी का फायदा उठाते हुए वो अपने मैदान में कैंडिडेट उम्मीदवार उतारते हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो अभी चूंकि 1.25 साल रह गया है, तो एक किस्म से ये फॉर्मेलिटी है, क्योंकि 1.25 साल में आपकी विधानसभाओं को खाली नहीं रख सकते थे, तो विधानसभा सीटों को तो बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है कि कोई क्रांति, इससे कोई सरकार गिरने वाली है। जैसे मध्य प्रदेश में सबकी नजरें लगी हुई है कि अगर 28 सीटों में से कम सीटें आई तो वहाँ शिवराज सिंह चौहान की सरकार गिर सकती है। उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई हालात दूर दूर तक नहीं है। जातीय समीकरण की आप बात कर रहे हैं अशोक पांडे जी, आप लोगों ने जातीय समीकरण अगर देखा जाए तो ठीक ठाक साथ रखे हैं। जो सीटों की अगर बात की जाए तो जो आप लोगों ने पिछले उम्मीदवारों के बजाय जो है उनके परिवार को टिकट ना दे करके हर जगह, बल्कि जातीय समीकरणों पर ठीक ठाक आप लोगों ने काम किया है। तो जात धर्म वाली जो राजनीति है उसमें भी आप लोग ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, हम लोग जाति धर्म की बात नहीं करते, हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं जी। हमने अपनी पार्टी में जी हाँ बोलें।
अशोक जी का संपर्क हमसे टूट गया है और अपने दर्शकों को बता दें कि शुरुआती रुझान आने शुरू हो चुके हैं। 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। यह शुरुआती रुझान है, अभी बहुत ही शुरुआती रुझान है, इसमें बदलाव हो सकता है, अपडेट हो सकता है, लेकिन पल पल की अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं। हमारे साथ अशोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से। अशोक जी, आप अपनी बात पूरी करें। मेरा ये मानना है कि हमने तो भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट देने का काम किया है। हमने देखा होगा हर जगह राज्यसभा के चुनाव में पैसे का खेल चलता है, पूंजीपतियों को टिकट दिया जाता है, लेकिन हमने सामान्य कार्यकर्ताओं को राज्यसभा में भेजने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रधान पार्टी है, हमने पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट देने का काम किया है। हम जातिवाद और संप्रदायवाद नहीं करते। देवरिया सदर से सत्यप्रकाश त्रिपाठी को टिकट दिया गया, ब्राह्मण बहुल सीट है, सभी पार्टियों ने त्रिपाठी उम्मीदवार उतारे, तो आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं जो है ये ध्यान रखा कि कहीं ब्राह्मण वोटर नाराज ना हो जाए, ऐसी खबरें आ रही थी। सत्यप्रकाश त्रिपाठी को क्या सिर्फ कार्यकर्ता होने की वजह से दिया गया? जन्मेजय सिंह के बेटे भी दावेदार थे। जी देखिए, आपको बता दें कि हाँ, वहाँ भी वो हमारी पार्टी कार्यकर्ता कायदे के कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर तक मेहनत करने का काम करते हैं और वहाँ जाति का कोई समीकरण हमने नहीं देखा। हमने सीधे सीधे कार्यकर्ता होने के नाते उन्हें टिकट देने का काम किया। ठीक है लल्लू साहब, जातिगत समीकरणों में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो पिछड़ती नजर आती है। 89 के बाद अगर बात की जाए, जब कमंडल और कमंडल की राजनीति हुई तो उसमें आप लोगों की पार्टी जो है लगातार कमजोर होती गई, जातिगत समीकरण नहीं साध पा रहे हैं आप। लल्लू साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सहरसा से आरजेडी की, बिहार के सहरसा सीट से आरजेडी की लवली आनंद आगे चल रही हैं। राघोपुर से आरजेडी के तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री उम्मीदवार और महागठबंधन के पोस्टर बॉय। वाल्मीकि नगर से जेडीयू के धीरेन्द्र प्रताप आगे चल रहे हैं। किशनगंज से कांग्रेस के इजहारुल हसन आगे चल रहे हैं। पूर्णिया सदर से बीजेपी के विजय खेमका आगे चल रहे हैं। तो ये अपडेट बिहार से आ रही है। सहरसा से आरजेडी की लवली आनंद आगे चल रही हैं। बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी हैं, राजपूत उम्मीदवार हैं। और इस बार जो दिलचस्प बात देखने को मिली थी कि पूर्णिया सदर से बीजेपी के विजय खेमका आगे चल रहे हैं। बिहार पर एक छोटी सी आपका ये रिएक्शन चाहेंगे। कहीं ना कहीं जो महागठबंधन है, महागठबंधन ने जो जातिवाद की राजनीति थी उससे आगे बढ़ करके जो है अंदर खाने जातिवाद वाली राजनीति का भी अपना साधा हुआ है और ऊपर से जो है सभी जातियों को लुभाने की कोशिश की। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आनंद मोहन की पत्नी और बेटे को टिकट दिया गया है, वो आनंद मोहन जो कि लालू यादव के धुर विरोधी रहे थे। देखिए, इस चुनाव ने, चूंकि मैंने बिहार में रहा हूँ और बिहार में मैंने पत्रकारिता की है, तो मैं जो बिहार को मैंने करीब से हर अंचल में डिस्ट्रिक्ट्स में जाके देखा, तो बिहार में लालू राबड़ी के राज में बिहार में मेरी पोस्टिंग थी। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है ये अद्भुत चुनाव है। अब बिहार के एक नई इबारत बिहार की राजनीति में लिखेगा, जहां जनता के जो बुनियादी सवाल हैं, रोजी रोटी, रोजगार और सरकार की जो केंद्र सरकार है उसकी जो नुमाइंदगी कर रहे हैं बिहार में नीतीश कुमार, उस पर जनता का चुनाव प्रचार के दौरान, पूरे अभियान के दौरान, चुनावी सभाओं में, जनमानस में, चौपालों में ये एक रिजेंटमेंट एक हुआ। और जो विकास पुरुष की जो छवि नीतीश कुमार ने बनाई थी और बीजेपी के साथ एक राजनीतिक कॉकटेल का उन्होंने पिछले 15 साल में एक श्री गणेश किया था, एक प्रयोग बिहार की राजनीति में किया था। मुझे लग रहा है कि उनके खिलाफ जो अंडर करंट था, सत्ता विरोधी रुझान था, नीतीश कुमार उसको भांप नहीं पाए और वो विकास पुरुष की जो उनकी जो छवि थी वो कहीं ना कहीं डेंट हुई है जमीनी स्तर पर। उसका कारण है कि भ्रष्टाचार जमीनी स्तर पर इतना ज्यादा है, जो मेरी बिहार में तमाम जगहों पर बातचीत हुई है कि ट्रांसफर, पोस्टिंग और शराबबंदी में आप जो है एक माफिया आपने खड़ा कर दिया बिहार में। शराब बंद कर दी, लेकिन एक पैरेलल इकोनॉमी शराब से शुरू होगी। शराब जिस इकोनॉमी से सरकार को कोई फायदा नहीं होता, जिस इकोनॉमी और लोगों की जेब में, माफिया की जेब में वो पैसा जा रहा है जो तस्करी कर रहे हैं। अशोक पांडे जी, बिहार से जुड़ा ही सवाल आपसे ले लेते हैं, क्योंकि बिहार में जो है आप लोगों की पार्टी ने प्रदर्शन किया, अच्छा प्रदर्शन करती रही है। योगी भी गए, मोदी भी गए, नीतीश कुमार के विकास पुरुष का चेहरा भी था, लेकिन क्या वजह दिखती है कि शुरुआत में आप लोग पिछड़ते दिख रहे हैं?
अशोक पांडे जी हमें सुन पा रहे हैं? अब याद कटा हमारा, अब बोला। अशोक पांडे जी आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है, वो हमें नहीं सुन पा रहे हैं इस वक्त। फिर से एक बार जो आपको अपडेट बता दें, बीजेपी के बढ़त रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। सभी 7 सीटों के रुझान आ गए हैं और 5 सीटों पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर आगे चल रही है। देवरिया सदर, टुंडला, उन्नाव में बीजेपी आगे है। बुलंदशहर और घाटमपुर से भी बीजेपी आगे चल रही है, जबकि अमरोहा और मल्हनी में एसपी को बढ़त मिलती दिख रही है। मल्हनी जिसपे समाजवादी पार्टी के पारसनाथ यादव पिछली बार जीते थे और वही उन्हीं सीट पर उनके बेटे लकी यादव इस बार हैं। और हमारे साथ हमारे 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अगर समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए गांधी साहब, तो अब आप लोगों की बढ़त जो है सिर्फ 2 सीटों तक रह गई है। 1 सीट आपकी थी और अमरोहा पर आप लोग अच्छा कर रहे हैं। क्या वजह देखते हैं कि सिर्फ 2 सीटों पर आप लोग आगे हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा कि अभी शुरुआती आंकड़े हैं, अभी पूरे रिजल्ट आने दीजिए। हमें पूरी उम्मीद है कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जहां तक अमरोहा की आप बात कर रहे हैं, आप भी देखिए वहां पर मंत्री जी का देहांत हुआ था और मंत्री जी के ही परिवार को टिकट मिला है। सिंपैथी फैक्टर होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमें वहां पर वोट मिल रहे हैं तो हमें ये पूरी उम्मीद है कि बाकी सीटों पर भी वोट मिले होंगे। क्योंकि मैं बता रहा हूँ बार बार कि सरकार जो है असफल रही है सारे के सारे मोर्चों पर, और इसका जो परिणाम है आपको जो रिजल्ट आने वाले हैं शाम तक, उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अशोक पांडे जी हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, अगर बात की जाए अमरोहा की, तो नौगवा सादात की जो सीट है जहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी और यहां पर मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी संख्या है, तो क्या मुस्लिम वोटर जो है उन्होंने टैक्टिकल वोटिंग की? यहां पर क्या वजह रही कि आप लोग जो है अपनी सिटिंग सीट में पिछड़ते दिख रहे हैं? हाँ, मैं अशोक पांडे, भाजपा प्रवक्ता बनारस से। जी, क्या हमारा कनेक्शन कट गया था? तो हाँ अशोक जी आप बोले। आप सवाल मैंने आप ही से किया है कि क्या वजह है कि अमरोहा वाली सीट जो है नौगवा सादात की, उसमें पिछड़ रहे हैं आप लोग? अशोक जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। लखेड़ा साहब, जो सवाल मैंने अभी इनसे लिया था, क्या वहां पर टैक्टिकल वोटिंग हुई है? अमरोहा तो सिटिंग सीट थी, चेतन चौहान दमदार उम्मीदवार रहे थे, लेकिन संगीता चौहान पिछड़ती दिख रही हैं। हाँ, ये बड़ा ये देखिए, ये जाति और जो धर्म की जो राजनीति है, ये नहीं कि जाति जो है धर्म की पॉलिटिक्स बीजेपी ही करती है। अब उत्तर प्रदेश के जो समीकरण है कि जहाँ जिसका दाव आता है वो पॉलिटिक्स करती है, और अमरोहा चूंकि एक मुस्लिम बहुल सीट है, मुस्लिम बहुल सीट हार जीत का फैसला करने में बड़ी अहम भूमिका अमरोहा में। मैंने वहाँ गया हूँ कई बार चुनाव कैंपेन के दौरान कवर करने, तो मैंने देखा कि अच्छी खासी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसका एक उसी का पार्ट है बुलंदशहर, और बुलंदशहर में चेतन चौहान की पत्नी को बीजेपी ने इस समय उम्मीदवार बनाया है, और निश्चित रूप से ये सोच करके सहानुभूति का वोट उनको मिलेगा। लेकिन जो जातीय समीकरण ग्रास रूट लेवल पर है और जो वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट हैं समाजवादी पार्टी के, और उनको बाकी जो बीजेपी विरोधी पार्टियों का भी उनको सपोर्ट है, तो ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी वहां हारती है अमरोहा में, तो ये बड़ा सेटबैक होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि वो जो सहानुभूति के चक्कर में थी कि सहानुभूति के नाम पर लोग, तो ये ध्यान रखना होगा कि सहानुभूति से अकेले वोट नहीं मिलेंगे आपको। जातिगत समीकरण भी बहुत जरूरी होते हैं। उबैदुल्ला नासिर साहब हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। जातिगत समीकरणों की जब उत्तर प्रदेश में बात होती है तो आप लोग काफी कमजोर नजर आते हैं नासिर साहब। क्या कांग्रेस उस पर काम नहीं कर रही है, या कांग्रेस समाजवादी पार्टी और बीएसपी से पिछड़ जा रही है इस खेल में? देखिए, धर्म और जात की राजनीति कभी कांग्रेस का कल्चर ही नहीं रहा। हम तो एक छाता के तौर पर रहे हैं जिसमें हर जात, हर धर्म, हर विचारधारा के लोग रहे हैं। यहाँ तक कि राइट विंग वाले भी हमारे अंदर घुस आए थे और उन्होंने हमको डैमेज किया। तो जात और धर्म की राजनीति तो हमारा कल्चर ही नहीं है, हमारा सिस्टम भी नहीं है। हम तो सबको साथ लेकर चलते हैं, सबके साथ एक बात करते हैं। जहाँ जो कैंडिडेट हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है कि ये मजबूत है, अच्छी तरीके से लड़ सकता है, वहाँ हमने वो कैंडिडेट उतारा। तो जात और धर्म की राजनीति का ही खमियाजा हम 30 साल से भुगत रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब इससे त्रस्त होकर अब विकास की और पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात करेगी, और हमें अच्छा। तो उपचुनाव में तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। आप लोगों ने मेहनत तो बहुत की, सड़क पर काफी उतरे, लाठियां भी खाएं, प्रियंका जी भी आती रही, लेकिन उपचुनाव से ऐसा लगता नहीं है कि आपके ब्रांड की पॉलिटिक्स जो है यूपी की जनता को स्वीकार है। हाँ, ठीक है। अभी देखिए ना, बिहार की जनता कितनी विकास की पॉलिटिक्स करती थी। बिहार तो बहुत ज्यादा बदनाम था इस सिलसिले में, लेकिन अब बिहार तो बिल्कुल चेंज हो गया जी। तो निगेटिव पॉलिटिक्स की बहुत लंबी उम्र नहीं होती है। निगेटिव पॉलिटिक्स की उम्र जो है वो बस 10, 20, 25 साल होती है, ज्यादा नहीं होती है। और ये तो उपचुनाव है। उपचुनाव में सरकार के जो
सरकारी पार्टी जो होती है उसके आमतौर से उम्मीद होती है कि वही जीतती है, लेकिन फिर भी अभी जैसा कि जब सभी जानते हैं अभी तो शुरुआती रुझान है, हमें 2 सीटों से अभी भी उम्मीद है कि हम अब अंतिम चरण तक हम 2 सीटों पर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकेंगे। ठीक है, अंतिम चरण तक अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और फिलहाल अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि जो अभी शुरुआती रुझान है उसमें 5 सीटों पर बीजेपी आगे दिख रही है, जबकि 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी जौनपुर की मल्हनी सीट पर और बुलंदशहर की माफ कीजिएगा अमरोहा की नौगवा सादात सीट पर जो है वो पिछड़ती समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, बीजेपी पिछड़ती दिख रही है। लखेड़ा साहब, अगर कांग्रेस बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने 370 के मुद्दे को बुलाने की कोशिश की, राम मंदिर का मुद्दा जो है उसे भी उठाने की कोशिश की, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी का यह दावा है कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, एनकाउंटर किया जा रहा है अपराधियों का। क्या ये मुद्दे काफी हैं यूपी के लिए? क्योंकि 5 सीटों पर बीजेपी जिस तरह से आगे चल रही है, ऐसा लगता है कि ठीक ठाक सपोर्ट मिला है। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो निजी छवि है, मतलब ऑनेस्टी के मामले में कि कोई माफिया को प्रोटेक्शन मुख्यमंत्री के ऑफिस से दिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। जैसे कि पिछले सालों में हमको, पिछले दूसरे कार्यकालों में देखने को मिलता था हमको कि वहाँ से कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिलता था माफिया राज। तो ये अब ये बहस का इशू है कि आप माफिया को अदालत के थ्रू सजा दे करके उनको नाश करें या पुलिस की गोली से उनको मारें। तो पुलिस की गोली से मारना कोई न्याय की बात तो नहीं होती है, लेकिन एक जनमानस में एक संदेश है, जो मध्यम वर्ग है, जो शांति चाहता है, जो कानून व्यवस्था चाहता है, वो दोनों उसके 2 पक्ष हैं। वो कानून व्यवस्था को लेकर के चिंता भी है उसकी कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की ठीक नहीं है, महिलाओं के साथ, छोटी लड़कियों के साथ रेप और बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, लोगों को मर्डर हो रहे हैं बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में। एक तो ये मुद्दा, दूसरा पक्ष ये भी है कि क्या मुख्यमंत्री के लेवल पर क्या प्रयास हो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने अपनी, मतलब जाने अनजाने कहें या कुछ भी कहें, मुख्यमंत्री ने अपनी छवि को कुछ बरकरार रखा हुआ है कि एक छवि की वो इन मामलों में सख्ती से निपटेंगे। यही एक मुद्दा है जो योगी आदित्यनाथ के फेवर में जाता है जी। और बाकी दूसरे मुद्दों पर अशोक जी, योगी आदित्यनाथ की निजी छवि, उनका करिश्मा, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो एक मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की है, काफी कुछ बेहतर लगता है कि ठीक ठाक जनता के बीच मैसेज गया है। फिर भी 6 सीटों से अगर कम होते हैं आप लोग तो ये एक सेटबैक तो होगा आप लोगों के लिए। देखिए, आपको बता दें कि लोकतंत्र में जनता का फैसला सिरोधार्य है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से 0 टॉलरेंस की बात करके उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर अंकुश लगाने का काम किया है, ये अलग बात है कि वो अपराधी फिर परशुराम की मूर्ति में बदलने लगे, कुछ अपराधी महात्मा गांधी के रूप में दिखाई देने लगे विपक्षियों को। वो विपक्ष जिसने जनता का विश्वास खो दिया है, उन लोगों ने बहुत ज्यादा इसमें अड़ंगा लगाने का खूब प्रयास किया, लेकिन हमारी सरकार ने कहा कि वो अपराधी अगर किसी भी जात का होगा, संप्रदाय का होगा, तो निश्चित है हम उसका दमन करेंगे, और वह आज दिखाई दे रहा है। जी, अब्दुल हफीज गांधी साहब, आप लोग आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कानून व्यवस्था को लेकर, लेकिन जो माफिया हैं जिनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है, तो सहानुभूति क्यों नजर आती है आप लोगों की तरफ से? मुख्तार अंसारी हो या फिर चाहिए, इसमें 2 राय नहीं हो सकती है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के अंदर 2-3 माफिया हैं? क्या वो माफिया जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए वो माफिया नहीं रहे? उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? दूसरा ये बताइए कि अभी बलिया का प्रकरण हुआ, बलिया में इनके एमएलएज ने एक अपराधी का सहयोग किया, उसके क्या खिलाफ एक्शन लिया? जी, वो जो शख्स था वो अपराधी नहीं था, उसने हत्या की, लेकिन नोटिस दे देना सैनिक था। क्या सिर्फ नोटिस दे देना कातिल में अंतर होता है? तो ये अपराधियों के साथ खड़ी होने वाली पार्टी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी एक्शन लेते दिखाई नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अपराधी हैं उनके खिलाफ क्या एफआईआर होती है? राघव लखनपाल जिन्होंने एसएसपी के घर पर आक्रमण किया था, जो हमला किया था, उनके खिलाफ एफआईआर कहां पर है मुझे बताइए। तो ये अपने जो माफिया हैं, जो इनके पार्टी में माफिया हैं, जो गुंडे हैं, मवाली हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करते हुए दिखते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। कानून का काम है कि कानून का राज सबके बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग अपराधी हैं, उनके संरक्षण मिले, उनको सुरक्षा प्रदान करे सरकार।
ठीक है, मतलब ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई उनके अपने माफिया हैं, हमारे माफिया, तो क्या जो जिनके ऊपर अब कार्रवाई की जा रही है वो आप लोगों के माफिया हैं और आप लोगों की सरकार थी तो उनके जो माफिया थे उनके ऊपर कार्रवाई कर देते, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज जो है इन्होंने अनजाने में स्वीकार कर लिया अपराधियों का सपोर्ट कर रहे हैं। अंसारी इनके आदमी है, अतीक अहमद इनके आदमी है, हमारा आदमी नहीं है, कोई हमारा आदमी नहीं है। इल्जाम लगाना छोड़िए और हम कह रहे हैं कि एक्शन लीजिए, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के अंदर आपने स्वीकार कर लिया, आपने इतने बड़े चैनल पर कह दिया प्रदेश से लेकर और पूर्वी जो उत्तर हमारा प्रदेश माफिया है उसे हम परेशान कर रहे हैं। लेकिन आप एक्शन लेंगे 2-3 के खिलाफ और ये दिखाएंगे कि हम एक्शन ले रहे हैं हर किसी के खिलाफ। ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। जो माफिया आपके साथ जुड़ गए हैं, जो आपके विधायक बन गए हैं, 114 विधायक आपके गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनके खिलाफ एक्शन कब लेंगे? 114 विधायक संगीन मामलों में आपके विधानसभा में आपने बिठाए हैं। जी ठीक है लखेड़ा साहब, जब समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है कानून व्यवस्था को लेकर, माफिया को संरक्षण देने को लेकर, तो कहीं ना कहीं जो है विरोधाभास नजर आता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पर मुलायम सिंह यादव पर सबसे ज्यादा आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने माफिया को संरक्षण दिया, उनके राज में जो है सियासत का अपराधीकरण ज्यादा हुआ। देखिए, हमें जब हम अतीत में जाएंगे तो ये इससे ये ऐसी बहस है कि हर राजनीतिक पार्टी जो माफिया तंत्र है, माफिया ने उसके संरक्षण में उत्तर प्रदेश का इतिहास है कि जो जिसकी सरकार रही है, माफिया तंत्र उस पार्टी के संरक्षण में पला है। इसमें कोई बहस नहीं है और बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं कोर्ट्स के कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से पुलिस और गुंडों का गिरोह सरकार चलाते हैं। और आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में आम तौर पर जनमानस में कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल तो हैं, लोगों के मन में सवाल हैं। जैसे हाथरस की घटना हुई है, बलरामपुर की घटना हुई है, मर्डर्स हो रहे हैं, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, बिल्कुल सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष का काम था कि इन सवालों को जनमानस में इतना तेजी से उठाएं कि डिफेंसिव एक आक्रामक मुद्रा अपनाएं ताकि रक्षात्मक की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वॉक द टॉक भी करना पड़ेगा। अगर जो है आपके राज्य में संरक्षण दिया गया था, समाजवादी पार्टी के राज्य में अगर अपराधियों को संरक्षण दिया गया था, मुख्तार अंसारी और वो बीएसपी के राज्य में भी उनको संरक्षण मिलता रहा, राजा भैया जो है वो उनको भी संरक्षण मिलता रहा, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच आप जिस मैसेज की बात करते हैं लखेड़ा साहब, वो मैसेज जो है बीजेपी देने में कामयाब हो रही है। देखिए, इसके दोनों पक्ष है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप जो है जो काम अदालत को करना चाहिए वो काम अगर पुलिस करेगी और पुलिस को आप खुले छूट दे देंगे कि ये आप इनको बदमाशों को मारो, गोली मार दो, इनकाउंटर कर दो, तो इससे एक दहशत का वातावरण पैदा होता है, क्योंकि ये आपका गोली मारने का काम पुलिस का नहीं है। आप अदालतों का काम अगर पुलिस करेगी तो एक अराजकता की स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में फैलेगी। लेकिन सवाल ये कि सवाल घूम फिर करके वही आता है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में विपक्ष कमजोर हालत में, इकट्ठा नहीं है, चुनौती देने की हालत में नहीं है, सरकार को बीजेपी को पटकनी देने की हालत में नहीं है, एकजुट नहीं है। जब चुनाव होते हैं तो वो अलग अलग अपनी दुकान खोल के बैठ जाते हैं और वोट बिखर जाते हैं और एक टेक ओवर मिल जाता है। पिछले इस बीच जो है अपडेट हो गया है कि 4 सीटों पर बीजेपी आगे है, एक पर बीएसपी, एक पर समाजवादी पार्टी और एक पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। रुझानों में बीजेपी को बढ़त जरूर दिख रही है, 4 सीटों पर बीजेपी आगे दिख रही है, एक पर समाजवादी पार्टी, एक पर बीएसपी और एक पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। अशोक जी, आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि आगे रुझान जो है आपके फेवर में आएंगे, लेकिन आप 6 से 4 होते हुए नजर आ रहे हैं। 2 सीटें आपकी कम होती हुई दिख रही हैं पिछली बार से। देखिए, हम रुझान अपने फेवर में नहीं मानते। हम परिणाम हम जानते हैं कि हम 7 की 7 सीटें निश्चित तौर पे जीतेंगे, क्योंकि हमने काम किया है, काम के आधार पर जनता ने हम पे विश्वास जताया है। चलिए, अगर मान लेते हैं कि अगर यही तो रुझान जो है नतीजों में तब्दील होते हैं, तब क्या कहेंगे? थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। देखिए, जनता का फैसला तो सिरोधार है, लेकिन हम अपने काम के आधार पे हमने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में व्यवस्थाओं को सुधारा है, निश्चित तौर पे हमें जनता के ऊपर पूरा भरोसा है। ठीक है, जनता के ऊपर पूरा भरोसा है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी प्रवक्ता भी हैं। गांधी साहब, आप तो 2 से 1 पर आते हुए दिख रहे हैं, आप लोग सिर्फ 1 सीट पर आगे बढ़त दिख रही है आप लोगों की। देखिए, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी शुरुआती रुझान आ रहे हैं, अभी आप रिजल्ट आने दीजिए, हम काफी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे जी। और जैसा मैंने आपको कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट हारती है तो इनकी नाकामी दर्शाता है। अगर विपक्ष एक भी सीट निकालने में और कामयाब हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि उसकी बढ़ोतरी है, उसके खाते में इजाफा होगा जी।
लखेड़ा साहब, क्या विपक्ष जो है यहाँ पर इतना डिमोरलाइज हो चुका है कि वो सिर्फ अब बीजेपी की हार की उम्मीद लगाए बैठा हुआ है, अपनी तरफ से कोई विजन, अपनी तरफ से कोई ऑल्टरनेट देने के लिए की स्थिति में नजर नहीं आता? देखिए, जो मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो पिछले 6-7 साल से अब विपक्ष की जो हालत है वो ये है कि जब लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो जाएंगे, वो उनको उकता जाएंगे, तो खुद ही वो हमको ढूंढेंगे, भाई कहाँ हो लेटे हुए आप, तो कहाँ बैठे हुए, कहाँ आराम फरमा रहे हो। तो ये आज की जो पॉलिटिक्स है और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, उस राजनीति से अगर आपने मुकाबला करना है तो दिन रात सक्रिय रहना पड़ेगा आपको। और मैं मुलायम सिंह की पार्टी को भी मैंने करीब से कवर किया है, मैंने देखा है कि मुलायम सिंह आज चुनाव हारते थे और अगले दिन से वो धरना प्रदर्शन गलियों में, जिलों में कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना शुरू करते थे। आज की वो समाजवादी पार्टी कहाँ है जो समाजवादी पार्टी 15 साल, 18 साल, 20-22 साल पहले हमने देखी है कि जनता के मुद्दों को लेकर, इससे बढ़ गया तो कांग्रेस कर रही है, जो हमने देखा कि वो गोली खा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर जगह जगह आप सांकेतिक रूप में, ऐसा नहीं चलेगा। जनता को जब तक आप जनता का भरोसा तब तक नहीं जीत सकते हैं जब तक आप सड़कों पर नहीं उतरते उनके मुद्दों को लेकर के। नहीं तो राम मंदिर को लेकर के, 370 को लेकर के चुनाव होते रहेंगे, लोग चुनाव जीतते रहेंगे और आप लोग जो विपक्षी पार्टी है वो ठगे हुए महसूस करते रहेंगे और जनता भी ठगी हुई महसूस करते रहेगी। जी गांधी साहब, समाजवादी पार्टी जो है वो कभी सड़कों पर उतरने वाली पार्टी हुआ करती थी, अभी भी उतरते हैं, लेकिन ज्यादातर फोटोशॉप के लिए, फोटो ऑप के लिए उतरते हैं। ज्यादातर जो है वो कांग्रेस लीड लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन नासिर साहब, तमाम कोशिशों के बावजूद आप लोगों का खाता जो है वो नील बटा सन्नाटा ही दिख रहा है। अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद आप लोग कर रहे थे, लेकिन कहीं भी कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा तो नजर नहीं आ रहा। हाँ, अभी रुझान तो यही बता रहे हैं, लेकिन ये कि बहरहाल हम देखेंगे कि हमारी सीटें कितनी आती हैं। अगर सीटें नहीं आती तो हमारा वोट, इसलिए कि आप देखिए, हम बहुत हकीकत पसंद आदमी है, रियलिस्टिक आदमी है, और आप जानते हैं कि कांग्रेस 0 से चल रही है। हमारे बहुत वोट परसेंटेज हमारा बहुत कम था, हम इसमें कितना इंप्रूवमेंट ला पाए हैं या कितना। और हमारी तो जैसा कि लखेड़ा साहब ने कहा कि कम से कम जनता के बीच में हमारी एक मैसेज तो गया कि हम फाइट कर रहे हैं, हम लड़ाई कर रहे हैं, हम इनकी अव्यवस्था के खिलाफ जंग कर रहे हैं, और यही हमारी एक कामयाबी होगी कि जनता हमको समझे कि हम उसके हक के लिए, उसकी बातों के लिए, उसकी समस्याओं के लिए मैदान में उतरे हैं, लड़ रहे हैं। लल्लू जी ने जो नेतृत्व दिया है, प्रियंका जी का जो गाइडेंस, आप लोग नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई में नहीं, कॉन्सोलेशन प्राइज से ही खुश हैं कि भाई जनता जो है हमें देख रही है टीवी पर।